हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। मैं अंजू स्वागत करती हूँ आपका एडी लर्निंग एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में खुशियों और सिलेक्शन से भरा हो। तो चलिए इसी आशा के साथ में आज हम 2024 की पहली क्लास आपको कराने जा रहे हैं। आधुनिक काल हमारा टॉपिक रहने वाला है और ये हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आपको काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आधुनिक काल जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है उतना ये बड़ा टॉपिक है। आज हम इसका भाग 1 करने वाले हैं। आज हमारी पहली क्लास होने वाली है हिंदी साहित्य के जो हम आधुनिक काल टॉपिक है। आज हम पहली क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए सरल से आसान से शब्दों में हम इस टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हिंदी साहित्य। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अब तक हमने क्या आपको पढ़ा दिया है वो हम आज पहले हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर के हिंदी साहित्य को कितने काल विभाजनों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम 4 काल खंडों की बात करें किन किन में विभाजित किया गया है। आदिकाल जो हमारा प्रथम काल खंड है। भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हमने अब तक आपको इसमें क्या क्या इसमें पढ़ा दिया है। आप अब तक हमने आदिकाल पढ़ लिया है, भक्तिकाल पढ़ लिया है और रीतिकाल। आज का हमारा जो शुरू होने जा रही है हमारा टॉपिक वो है आधुनिक काल। अगर हम इनके नामकरण की बात करें, अलग अलग विद्वानों ने इन काल खंडों के अलग अलग नामकरण किए हैं। जिसमें अगर हम आदिकाल की बात करें, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। अगर हम वहीं भक्तिकाल की बात करें, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा भी दी गई। किनके द्वारा दी गई? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भक्तिकाल को स्वर्णकाल भी कहा गया है। वहीं पर अगर हम रीतिकाल की बात करें, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा भी दी गई है। श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा भी दी गई है। अगर हम वहीं आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। तो अलग अलग विद्वानों ने इनके अलग अलग नामकरण किए हैं। तो अगर हम इसके समय सीमा की बात करें, समय सीमा क्या रहा है इनका? तो आदिकाल का जो समय रहा है वो 1050 से 1375 विक्रम संवत का जो समय रहा है वो आदिकाल का रहा है। अगर आपको ईस्वी में दे दे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको विक्रम संवत में से 57 का माइनस करना है तो आपका ईस्वी निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको अपना आंसर सही करके आना है। अगर वही हम भक्तिकाल की बात करें, भक्तिकाल की समय सीमा की बात करें, तो जहाँ से आदिकाल की समाप्ति हुई है वहीं पे भक्तिकाल की शुरुआत हुई है। अगर हम भक्तिकाल की शुरुआत की बात करें इसके समय सीमा की, तो 1375 से 1700 विक्रम संवत का समय भक्तिकाल का रहा है। वहीं रीतिकाल की बात करें, 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत का समय रीतिकाल का रहा है। अगर हम आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल के समय क्या रहा है? 1900 से अब तक का जो समय चल रहा है वो हमारा आधुनिक काल का चल रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर हम देखें आधुनिक काल का समय, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको विक्रम संवत में से 57 को माइनस करना है तो आपका ईस्वी निकल कर आ जाएगा। तो आपका ईस्वी निकल कर आने वाला है इसमें 1843। तो 1843 ईस्वी आपका आधुनिक काल का समय रहने वाला है। अगर हम अब बात कर ले कि आदिकाल में हमें कैसी रचनाएं दी गई है, जो हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की जो नवीनता जो आपको दिखाई दे रही है, तो कुछ ना कुछ आपको हर काल में आपको नई नई अलग अलग थोड़ी बहुत नवीनता आपको हर काल में दिखाई दी है। वहीं पर अगर हम आदिकाल की बात करें, आदिकाल में आपको कैसी रचनाएं देखने को मिली? आपको रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये आपको सभी रचनाएं ये कहाँ पर देखने को मिली? ये आपको आदिकाल में देखने को मिली। जहाँ पर आपको रासो साहित्य और वीर रस से पूर्ण रचनाएं आपको कहाँ पर देखने को मिली? आपको आदिकाल में देखने को मिली। जहाँ पर आपने के फेमस कवि रहे चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। जगनिक का प्रमाल रासो, सांगधर का हम्मीर रासो, ये आपको कहाँ पर देखने को मिला? ये आपको आदिकाल में देखने को मिला। तो आपको रासो साहित्य कहाँ पर देखने को मिले? जितने आचार्य हुए ये आपको कहाँ पर मिले? ये आपको आदिकाल में देखने को मिले।
अगर हम रचनाएं देखें आदिकाल की तो स्वयंभू की पयुम चरियो आपको देखने को मिले, आपका दोहा कोश आपको सरापा का देखने को मिला, आपको बहुत सारी रचनाएं आपको कहाँ पर देखने को मिली, आपको आदिकाल में देखने को मिली। अगर हम इसके नए नए नामकरण की बात करें तो गिरियर्सन ने इसे चारण काल का है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल का है, सिद्ध सामंत कालीन राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है, संधि काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो अलग अलग नामकरण भी इनके किए गए हैं। अगर हम वही भक्ति काल की बात करें तो कुछ अलग आपको भक्ति काल में देखने को मिला आदिकाल से। आदिकाल से भक्ति काल में आपको क्या देखने को मिला, भक्ति काल में आपको भक्ति भावना दिखाई दी, भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएं आपको दिखाई दी, आपको गुरु की महत्ता आपको भक्ति काल में दिखाई दी, महाकाव्य आपके रचे गए भक्ति काल में। अगर हम भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। किन किन शाखाओं में, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। अगर हम निर्गुण भक्ति शाखा की बात करें, निर्गुण भक्ति शाखा को भी दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय की बात करें, ज्ञानाश्रय को संत काव्य धारा के नाम से जाने जाते हैं, जिसके फेमस कवि रेदास, नानक, ये सभी संत काव्य धारा से के अंतर्गत आते हैं। अगर हम वही प्रेमाश्रय की बात करें, प्रेमाश्रय को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके फेमस कवि है आपके मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत महाकाव्य की रचना की और पद्मावती उसमें नायिका थी। तो अगर हम वहीं पर हम सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत बात करें, इसमें आपको रामाश्रय भक्ति शाखा और कृष्णाश्रय। रामाश्रय के फेमस जो कवि रहे हैं वे हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इनका महाकाव्य रहा है। इन्होंने कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, इनकी आदि की रचना किसने की, तुलसीदास ने। और यहाँ पर राम के प्रति भक्ति भावना आपको दिखाई दी तुलसीदास जी द्वारा। वहीं पर अगर हम कृष्णाश्रय की बात करें तो सूरदास जी का नाम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, जिन्होंने वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग किया है। सूरदास की रचनाओं में कृष्ण भक्ति भावना दिखाई गई है और कृष्णाश्रय के जो कवि रहे हैं वे सूरदास जी रहे हैं और इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा गया है। तो भक्ति काल में आपको कुछ आदिकाल से कुछ अलग दिखाई दिया आपको, यानी कि भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएं, गुरु की महत्ता आपको भक्ति काल में दिखाई दी। अब आ जाता है रीतिकाल में। अगर हम रीतिकाल की बात करें तो भक्ति काल से कुछ थोड़ा अलग दिखाई दिया आपको रीतिकाल में। अगर हम रीतिकाल की बात करें, भक्ति काल से अलग क्या दिखाई दिया है रीतिकाल में, आपने यहाँ पर देखा कि श्रृंगार रस की प्रधानता कहाँ पर दिखाई दी रीतिकाल में, स्त्री के प्रति जो भावना है वो कहाँ पर दिखाई दी, यहाँ पर रीतिकाल में दिखाई दी। आश्रयदाताओं के रचनाएं कहाँ पर दिखाई दी, यानी कि जितने भी कवि हुए उन्होंने अपने आश्रयदाताओं के बारे में रचनाएं लिखी, कहाँ पर दिखाई दी, आपको रीतिकाल में दिखाई दी। अगर हम रीतिकाल की बात करें, रीतिकाल को श्रृंगार काल का है, रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा गया है, कि इन्होंने कहा है कि श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता दिखाई गई, इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा इसे श्रृंगार काल की संज्ञा भी दी गई है। अगर हम उनकी बात करें, उन्होंने रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। अगर हम इनके अलग अलग कवि हुए हैं रीतिकाल में। वहीं पर अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में रीतिकाल से कुछ अलग देखने को मिले, यानी कि आधुनिक का अर्थ है नवीनता, यानी कि नए नए विचार उत्पन्न हुए, नई नई कविताएं लिखी गई, नई नई रचनाएं की गई आधुनिक काल में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना आधुनिक काल। अब तक तो मैंने आपके लिए ये बताया कि हमने अब तक इसमें क्या क्या आपको पढ़ा दिया है। तो अब हम देखते हैं आधुनिक काल, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का टॉपिक आधुनिक काल। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि आपको यहाँ से पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कौन से क्रम का काल है। तो ये चतुर्थ काल है, हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल है आधुनिक काल। अगर हम आधुनिक का अर्थ देखें, पहले हम आधुनिक का अर्थ देखेंगे। आधुनिक का अर्थ है नवीनता या इहलौकिक दृष्टिकोण, यानी कि नवीनता, नए नए विचार, इहलौकिक यानी कि पिछली सारी मान्यताओं को त्याग कर नई मान्यताओं को बनाना क्या कहलाता है, आधुनिक कहलाता है। तो आधुनिक का अर्थ क्या है कि नवीनता, नए नए विचार, नई नई भावनाएं, नए नए अपने प्रयोग करना, नई नई रचनाएं लिखना। तो ये कहाँ पर दिखाई दी, आधुनिक काल में दिखाई दी। तो नवीनता या इहलौकिक दृष्टिकोण यानी कि पिछली सारी पुरानी मान्यताओं को त्याग कर नई मान्यताओं को बनाना क्या कहलाए, आधुनिक कहलाए। तो ये आधुनिक का अर्थ है। अगर हम सामान्यतः देखें तो पुराने से भिन्न नए दृष्टिकोण का बोधक शब्द क्या है, आधुनिक है। यानी कि पुराने जितने भी नए नए रूढ़िवादियाँ हुई, पुराने दृष्टिकोण हुए, उनमें नई नवीनता लाना है कि नए विचार, नई भावनाएं, नए नए दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ये क्या है, ये आधुनिक का है। यानी कि किसका बोध है, आधुनिक का बोध है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगर हम देखें आगे,
तो हिंदी साहित्य में जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो यह नवीन भाव चेतना का वाहक बन जाता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जब भी हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो ये नई भावना, नई चेतना, नए नए दृष्टिकोण, नई नई रचनाओं, यानी कि नए नए जो विचार उत्पन्न हुए हैं, नई रचनाएं लिखी गई है, नए नए प्रयोग किए गए, यानी कि उनका वाहक क्या बन जाता है, आधुनिक काल बन जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि पुरातन को त्याग कर नवीनता को अपनाना ही आधुनिकता है। यानी कि पुरानी जितनी रूढ़िवादियाँ हुई, पुरानी जितनी विचारधाराएं हुई, जितनी उनकी सोच थी, विचार थी, भावनाएं थी, यानी कि आपने क्या देखा कि आपने आदिकाल में देखा कि रासो साहित्य लिखे गए, आचार्य हुए, इन्होंने क्या लिखे, रासो साहित्य, वीर यानी कि लौकिक साहित्य, नाथ साहित्य जितने हुए मैं आपने क्या देखा, आदिकाल में देखा। फिर आपने थोड़ी नवीनता क्या काहे में देखी, भक्ति काल में देखी। भक्ति काल में आपने क्या देखा, आपने भक्ति काल में भक्ति भावना देखी और गुरु की महत्ता आपको क्या दिखाई दी, आपको भक्ति काल में दिखाई दी। फिर कुछ नई बात आपको कहाँ पर दिखाई दी, रीतिकाल में। रीतिकाल में क्या दिखाई दिया कि आश्रयदाता जो भी कवि हुए वे आश्रयदाताओं के प्रति कितने उन्होंने भावना प्रकट की, अपनी कितनी रचनाएं लिखी, श्रृंगार रस का उन्होंने प्रयोग किया, यानी कि आपको कहाँ पर अलग भावना दिखाई दी, रीतिकाल में दिखाई दी। तो उन सभी जितनी भी हमारी पुरानी विचारधारा हुई, पुराने दृष्टिकोण हुए, पुरानी रूढ़िवादियाँ हुई है, यानी कि उनको त्याग कर नवीनता को अपनाना, यानी कि नई नई कविताएं लिखना, नई नई विचारधाराएं, नई नई रचनाओं का प्रयोग करना, ये सब कहाँ पर दिखाई दे, यही क्या है, आधुनिकता है। यानी कि जब भी आदमी के अंदर नए नए विचार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि उनके नए दृष्टिकोण, यानी कि अब क्या देखा, आपके जो भी आपके जितने भी हमारे कवि हुए हैं, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, हमारे द्विवेदी युग में यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए हैं, यानी कि जितने भी हमारे कवि हुए हैं, तो इन्होंने क्या, इनकी रचनाओं में क्या देखने को मिले, आधुनिकता आपको देखने को मिली, नए विचार देखने को मिले। तो ये कहाँ पर दिखाई, यही क्या है, यानी कि पुरातन को त्याग कर नवीनता को अपनाना ही क्या है, आधुनिकता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब देख लेते हैं परिभाषाएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके। तो चलिए, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं परिभाषाएं। आधुनिक काल की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें से अगर हम देखें डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आधुनिकता का तात्पर्य मध्यकालीन विचारों से मुक्ति तथा इहलौकिक नवीन दृष्टिकोण को अपनाना ही क्या है, आधुनिकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि जैसा कि मैंने कहा है कि पिछली सारी मान्यताओं को, यानी कि इन्होंने कहा है कि मध्यकालीन विचार जो हुए हैं, हमारे पुराने जो विचार हुए हैं, उनसे मुक्ति तथा इहलोक, यानी कि उनसे मुक्ति पाकर नए विचारधाराएं, नए दृष्टिकोण, यानी कि पिछली सारी जितनी मान्यताएं थी, नई रूढ़िवाद, पिछली सारी रूढ़िवादियाँ थी, उनको त्याग कर नई मान्यता, नए दृष्टिकोण को अपनाना ही क्या है, आधुनिकता है। तो किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है कि पारलौकिक विषयों को छोड़कर वर्तमान संदर्भ में साहित्य लेखन ही आधुनिकता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि पारलौकिक विषयों को छोड़कर वर्तमान संदर्भ में जो भी साहित्य लेखन हो रहे वही क्या है, आधुनिकता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि वर्तमान में नई नई कविता, नई नई विचारधाराओं से ओतप्रोत रचनाएं लिखी जा रही है, जैसा कि आधुनिक काल में क्या देखने को मिला जी, यानी कि जितनी रचनाएं हुई, यानी कि पत्र पत्रिकाएं लिखे जा रहे हैं, नई कविताएं लिखी जा रही है, यानी कि पुराने विषयों को छोड़कर नए वर्तमान में संदर्भ में जो भी साहित्य लेखन लिखे जा रहे हैं, नई नई विचारधाराओं के साथ में जो भी लेखन किए जा रहे हैं, जिसमें पत्र पत्रिकाएं होगी, रचनाएं होगी, रेखाचित्र होंगे, कविताएं होगी, और आपके निबंध उपन्यास जो भी लिखे जा रहे हैं, यानी कि वही क्या है, आधुनिकता है। किसने कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा कहा गया है। अगर हम आगे देखें, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा क्या कहा गया है कि आधुनिक काल को लाने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को, किसने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो अंग्रेज हुए, यानी कि उनके द्वारा ही क्या लाया गया है, जो श्रेय दिया गया है वो आधुनिक काल को लाने का श्रेय किसे दिया गया है, अंग्रेजों को दिया गया है। यानी कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद को किसने दिया है श्रेय, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा कहा गया है कि आधुनिक काल को लाने का श्रेय तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक पॉइंट मैंने नोट करके लिखाया है, आपको ये भी नोट कर लीजिए कि आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे देगा कि हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। आपको ध्यान रहेगा कि आधुनिक काल का स्वर्ण युग किसे कहा गया है, तो भक्ति काल को आधुनिक काल का स्वर्ण युग कहा गया है।
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि दूसरा स्वर्णकाल किसे कहा गया है, तो आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल कहा गया है, क्योंकि इसमें नई नई विचारधाराओं से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गई, नए नए भाव, नई नई रचनाएं, नई कविताएं, उपन्यास, यानी कि जो भी आधुनिकता ये उनके कारण इसे क्या कहा गया है, आधुनिक काल को दूसरा स्वर्णकाल कहा गया है। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगर हम भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल को स्वर्णकाल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भक्ति काल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई है। आई होप आपकी ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आधुनिक काल का प्रारंभ की बात करें, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग विद्वानों के मत है। तो अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग विद्वानों की क्या मान्यताएं, क्या इनके मत है, इन्होंने आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना है। अगर हम पहले देखें डॉक्टर मैनेजर पांडे द्वारा, तो इन्होंने भारतेंदु के जन्म से यानी कि 1850 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना है। इन्होंने कहा है कि जब से आधुनिक काल का प्रारंभ तब से हुआ है जब से भारतेंदु का जन्म हुआ है, यानी कि भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ था, तो तब से ही आधुनिक काल प्रारंभ हुआ। किसने कहा है? डॉक्टर मैनेजर पांडे द्वारा ये कहा गया है। वहीं पर अगर हम डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें, इन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति से आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है कि 1857 यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक काल का प्रारंभ किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। अगर हम आगे देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, इन्होंने कहा है कि कवि वचन सुधा के प्रकाशन से, यानी कि जब कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ 1868 ईस्वी में, और ये सर्वमान्य भी है, यहाँ पर इनका जो कथन है सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा के प्रकाशन से आधुनिक काल का प्रारंभ माना है। आपको कंफ्यूज हो रही होगी कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो 1843 ईस्वी से इसके समय सीमा माना है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने कहा है कि 1843 से 1868 ईस्वी के बीच का जो भी 25 वर्षों में हिंदी साहित्य का समय रहा है वो संघर्षशील अवस्था में था, और इस अवधि को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जा सकता है। तो ये इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोच रहे होंगे कि 1900 विक्रम संवत में से अगर हम 57 का माइनस करेंगे तो आपका 1843 आपका समय सीमा होने वाला है, 1843 ईस्वी। तो यहाँ पर इन्होंने ये स्पष्ट करते हुए ही कहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने कहा है कि 1843 से 1868 ईस्वी के बीच जो भी 25 वर्षों में हिंदी साहित्य का समय रहा है वो संघर्षशील अवस्था में थी, और इस अवधि को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल भी कहा जा सकता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी जो है हिंदी साहित्य को संक्रांति काल कहा गया है, तो कब कहा गया है, किस समय को कहा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको देखते हुए चलना है। तो शुक्ल द्वारा ये स्पष्ट करते हुए चलना है, तो आपको यहाँ से आपको देख लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम आधुनिक काल के नामकरण की बात करें, अलग अलग विद्वानों ने इसका नामकरण अलग अलग किया है, तो आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो मिस्र बंधुओं द्वारा आधुनिक काल को क्या कहा गया है, तो वो मिस्र बंधुओं द्वारा आधुनिक काल को वर्तमान काल की संज्ञा दी गई है। अगर हम मिस्र बंधुओं की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको देखते हुए चलना है। मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल की संज्ञा दी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को आधुनिक काल और गद्य काल की संज्ञा दी है, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अभी बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधुनिक काल को किस नाम की संज्ञा दी है, तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो बीपीएससी TRE 2.0 का जो भी हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा है, गद्य काल की संज्ञा दी है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि दोहरे नामकरण की निम्नलिखित में से दोहरे नामकरण की पद्धति किसके द्वारा अपनाई गई है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई गई है। तो आपको सभी ये पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है अपनी नोटबुक में। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल का है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ द्वारा इसे साहित्यिक काल कहा गया है। अगर हम आगे बात करें, डॉक्टर सुरेश वर्मा द्वारा इसे आलोचना काल कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा इसे सामान्य काल कहा गया है। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा इसे उन्मेष काल और समीक्षा काल की संज्ञा दी गई है। अगर हम आगे देखें, रामविलास शर्मा द्वारा इसे क्या कहा गया है, रामविलास शर्मा द्वारा इसे नव जागरण काल की संज्ञा दी गई है कि नई नई विचारधाराओं का उत्पन्न होना, नई नई रचना
करना ये क्या कहलाए, इन्हें इसलिए इन्होंने क्या कहा है, इसे नवजागरण काल कहा है, रामविलास शर्मा द्वारा। अगर हम वही शंभुनाथ सिंह द्वारा बात करें, इन्होंने कहा है कि निबंध काल, कि इसमें नए नए निबंधों की रचना की गई। तो इन्होंने क्या कहा है, शंभुनाथ सिंह द्वारा से कहा गया है कि आधुनिक काल तो निबंध काल है। तो आपको ये सभी आपको नामकरण देखते हुए चलना है, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। अब देख लेते हैं आधुनिक काल का उपविभाजन। विभिन्न विद्वानों ने इसका उपविभाजन अलग अलग किया है, तो अब देख लेते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा आधुनिक काल का विभाजन क्या किया गया है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम डॉक्टर नगेंद्र द्वारा बात करें तो इन्होंने भारतेंदु काल को, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसके द्वारा कहा गया है। तो पुनर्जागरण काल इन्होंने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल का है और इसका समय इन्होंने 1857 से 1920 का माना है। वहीं इन्होंने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। जागरण सुधार काल इन्होंने द्विवेदी युग को कहा है, जिसका समय इन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी माना है। छायावाद काल का युग छायावाद युग इन्होंने कहा है कि 1918 से 1938 ईस्वी। छायावाद उत्तर काल को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें इन्होंने दो भेदीय प्रगति प्रयोग काल का इन्होंने समय माना है 1938 से 1953। नवलेखन कला का इन्होंने काल माना है 1953 से अब तक। तो ये तो थी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा आधुनिक काल का उपविभाजन। अब आगे देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा उपविभाजन आधुनिक काल का। इन्होंने नवजागरण युग की संज्ञा दी है 1857 से 1920 ईस्वी। स्वच्छंदता युग कहा है इन्होंने 1920 से 1938 ईस्वी। उत्तर स्वच्छंदतावाद इन्होंने कहा है 1938 से अब तक। तो ये तो था डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा इसका उपविभाजन। आगे देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें इन्होंने उत्थान कहा है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। अगर हम प्रथम उत्थान की बात करें तो इन्होंने भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान कहा है, द्वितीय उत्थान इन्होंने द्विवेदी युग को कहा है और तृतीय उत्थान की बात करें तो छायावादी युग को इन्होंने तृतीय उत्थान कहा है। तो ये थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उपविभाजन। तो ये अलग अलग विद्वानों द्वारा इनके आधुनिक काल के विभाजन किए गए। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं आधुनिक काल का उपविभाजन, और ये सर्वमान्य है। अगर हम इसकी बात करें आधुनिक काल का उपविभाजन अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग इसका उपविभाजन किया गया है, जो हमने अभी देखा। तो अब देख लेते हैं आधुनिक काल का उपविभाजन। अगर हम आधुनिक काल का उपविभाजन की बात करें तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतेंदु युग का समय क्या रहा है। तो 1850, 1857, 1868 इसका समय मैंने ये क्यों लिखा है अलग अलग। तो आपको मैंने जैसा कि ऊपर अभी पढ़ा है कि डॉक्टर मैनेजर पांडे द्वारा भारतेंदु के जन्म से, यानी कि 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने इसका समय जब से माना है। 1857 की बात करें, 1857 की क्रांति के बाद का से समय किसने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 कवि वचन सुधा के प्रकाशन से, यानी कि जब से भारतेंदु ने लिखना शुरू किया कि तब से इसका समय इन्होंने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपको जो भी आपको ऑप्शन में दे दे तो आपको गलत नहीं करना है, इसलिए मैंने ये सभी समय इसके लिख दिए हैं। तो 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग का माना गया है, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर हम आगे देखें द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी तक का समय द्विवेदी युग का माना जाता है। कहीं कहीं आपको 1920 भी आपको दिया हुआ होता है आपका द्विवेदी युग का समय। अगर हम आगे देखें छायावाद का समय तो 1918 से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद की बात करें 1936 से 1943 ईस्वी तक का प्रगतिवाद का समय। प्रयोगवाद की बात करें 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक का प्रयोगवाद का समय आपको देखना है। अगर हम नई कविता की बात करें 1952 से 1960 ईस्वी तक नई कविता का समय मान, और कहीं कहीं आपको दिया होता है बस नई कविता तक आपका समय दिया होता है कि 1952 से अब तक का जो समय चल रहा है वो नई कविता तक चल रहा है। तो जितनी भी ये नीचे लिखी हुई है साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता और अद्यतन कविता, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, नई कविता के अंतर्गत ही आती है। तो आपको बुक में आपको यहाँ तक ही दिया होता है नई कविता तक, तो आपको ये भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर हम आगे देखें साठोत्तरी कविता, इसका समय 1960 से 1990 तक का समय आपको साठोत्तरी कवि यानी कि 1960 यानी कि साठोत्तरी कविता का समय 1960 से 1990 तक का साठोत्तरी कविता का समय। समकालीन
कविता की बात करें 1990 से 2000 ईस्वी तक का समय जो है वो है समकालीन कविता का। अद्यतन कविता की बात करें 2000 से अब तक का समय माना गया है अद्यतन कविता का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी यहाँ तक आपको दिया होता है, ये सभी नई कविता के अंतर्गत ही आती है। तो ये तो था आधुनिक काल का उपविभाजन। आई होप आपकी सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आधुनिक काल की विशेषताएं। अगर हम आधुनिक काल की विशेषताओं की बात करें, इनसे भी क्वेश्चन अक्सर कर एग्जामिनर पूछ लेता है, आपको ऑप्शन में दे देगा भक्ति काल की विशेषताएं, आदिकाल की विशेषताएं और आधुनिक काल की, और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से आधुनिक काल की विशेषताएं क्या है। तो आपको ये भी आपको देखते हुए चलना है। अगर हम आधुनिक काल की विशेषताओं की बात करें तो इसमें गद्य रचना की प्रधानता आपको दिख रही है, यानी कि गद्य रचनाओं की आपको ज़्यादा से प्रधानता आपको कहाँ पर देखने को मिली है, आपको आधुनिक काल में देखने को मिली। नाटक, उपन्यास, कविताएं आपको कहाँ पर देखने को मिली, ये आपको आधुनिक काल में देखने को मिली। अगर हम देखें शोषण और अत्याचार का विरोध आपको कहाँ देखने को मिला, यानी कि शोषण और अत्याचार के प्रति विरोध कहाँ पर देखने को मिला, आपको आधुनिक काल की रचनाओं में देखने को मिला। वहीं पर अगर हम देख लेते हैं साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, यानी कि जो हमारी साहित्य की भाषा हुई है उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया आधुनिक काल में। आधुनिकता और नवीनता का समावेश, यानी कि आधुनिकता का अर्थ है नवीनता और नए नए विचार उत्पन्न और नई नई भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं लिखना, नए नए दृष्टिकोण अपनाना क्या है आधुनिकता। तो आधुनिकता और नवीनता का समावेशी क्या है आधुनिक काल की विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा साहित्य की विभिन्न विधाओं का प्रारंभ, यानी कि आधुनिक काल को साहित्य की विधाओं का प्रारंभ माना जाता है कि विभिन्न प्रकार की इसमें विधाएं लिखी गई, जैसे नाटक, उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं और आपका उपन्यास, रेखा चित्र, ये सभी किस में देखने को मिले, आपको आधुनिक काल में देखने को मिले। इसलिए कहा गया है कि हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, आधुनिक काल से हुआ है। आई होप आपकी सब चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। जो क्वेश्चन कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ एग्जाम में आने की संभावना है, ऐसे मैंने क्वेश्चन उठाए। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँच सके जो कोर्स नहीं खरीद पाते और उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों का इसको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अगर हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है। और ये एग्जाम में अभी बीपीएससी के हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा गया है, बताइए। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से पुकारा है। अगर यहीं पर देख ले सामान्य काल की बात करें, सामान्य काल निराला जी ने इसे सामान्य काल कहा है, निराला द्वारा कहा गया है। निबंध काल की बात करें शंभुनाथ सिंह द्वारा इसे निबंध काल कहा गया है। साहित्यिक काल की बात करें पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ द्वारा इसे साहित्यिक काल कहा है, कुलश्रेष्ठ। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिकता का तात्पर्य मध्यकालीन विचारों से मुक्ति तथा इहलौकिक नवीन दृष्टिकोण को अपनाना है। निम्नलिखित परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए कि पिछली सारी मान्यताओं को त्याग कर नई मान्यताओं को अपनाना क्या कहलाता है, आधुनिकता कहा गया है। यानी कि मध्यकालीन सारे विचारों को त्याग कर जो भी पुरानी रूढ़िवादियों है, नए पुराने विचार है, उन्हें त्याग कर उनसे मुक्ति पाकर नए विचारधारा नए दृष्टिकोण को अपनाना क्या कहलाए, आधुनिकता कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है बताइए। तो हमारा आंसर है ये कहा गया है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से आधुनिक काल की विशेषता नहीं है, शोषण और अत्याचार का विरोध, गद्य की प्रधानता, गुरु की महत्ता, साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। बताइए आधुनिक काल की विशेषता नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते हुए चलना है जिनमें नहीं पूछा गया हो, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होने की संभावना रहती है। बताइए तो हम देखें आधुनिक काल की विशेषता क्या नहीं है, गुरु की महत्ता आधुनिक काल की विशेषता नहीं है। तो फिर ये किसकी विशेषता है, ये भक्ति काल की विशेषता है। भक्ति काल में गुरु की महत्ता और भक्ति काल में भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएं आपको देखने को मिली। तो ये रचनाएं, ये गुरु की महत्ता किसकी विशेषता है, भक्ति काल की विशेषता है। आगे देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र बंधु द्वारा आधुनिक काल को किस नाम की संज्ञा दी गई है, गद्य काल, आधुनिक काल, वर्तमान काल या निबंध काल। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए मिश्र बंधु द्वारा
आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? अगर आपने ऊपर वीडियो ध्यान से देखी हो तो इसका आंसर आप कभी भी गलत नहीं करोगे। बताइए। तो हमारा आंसर है वर्तमान काल। मिस्र बंधुओं द्वारा वर्तमान काल की संज्ञा दी गई है और इन्होंने मिस्र बंधुओं विनोद की भी रचना की है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान करते हुए चलना है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, शुक्ल ने इसे गद्य काल का है। शुक्ल ने आधुनिक काल की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे शुक्ल आधुनिक काल कहा गया है। निबंध काल की बात करें, निबंध काल शंभुनाथ सिंह द्वारा इसे निबंध काल की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से दोहरे नामकरण की पद्धति किसके द्वारा अपनाई गई है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बताइए। निम्नलिखित जो हमारे ये विद्वान हुए इनमें से किसने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया है? अगर हम बात करें दोहरे नामकरण पद्धति किसके द्वारा अपनाई गई है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक काल को उन्मेष काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। बताइए। उन्मेष काल किसके द्वारा कहा गया है? हमारा आंसर है डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा आधुनिक काल को उन्मेष काल की संज्ञा दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल का है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने इसे साहित्य काल का है। तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आधुनिक काल हिंदी साहित्य का कौन सा काल है? प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय या चतुर्थ काल? बताइए। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का कौन सा काल है? और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए। तो आधुनिक काल हिंदी साहित्य का चतुर्थ काल है। प्रथम काल हमारा आदिकाल है, आदिकाल। द्वितीय भक्तिकाल, तृतीय रीतिकाल और चतुर्थ है हमारा आधुनिक काल। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा द्वारा आधुनिक काल का समय कब से माना गया है? 1868 ईस्वी से कवि वचन सुधा के प्रकाशन से, 1850 भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी तो आप इसका आंसर सही से देंगे। बताइए। तो हमारा आंसर है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा 1857 की क्रांति से आधुनिक काल का समय माना गया है। अगर हम कवि वचन सुधा के प्रकाशन की बात करें तो ये किसने माना है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना गया है। वहीं पर अगर हम भारतेंदु के जन्म की बात करें तो ये किसने माना है? डॉक्टर मैनेजर पांडे द्वारा क्या माना गया है? आधुनिक काल का समय भारतेंदु के जन्म से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसमें हम आपको भारतेंदु युग पढ़ाने वाले हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और भी बच्चों को, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। हमारी वीडियो आज की कैसी लगी, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, उसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए, अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है भारतेंदु युग। अब की बार हम आपको भारतेंदु युग पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।